नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। सोचिए, एक आम सा क्लर्क जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जो आज हर मिनट लगभग 2 करोड़ रुपए कमाती है ना हैरान करने वाली बात। आज के इस विश्लेषण में हम धीरूभाई अंबानी के इसी अविश्वसनीय सफर को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे उनके एक विजन ने भारतीय व्यापार की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो चलिए शुरू करते हैं। धीरूभाई का एक बड़ा मशहूर मंत्र था, हमारे सपने बड़े होने चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं ऊंची होनी चाहिए, हमारी प्रतिबद्धता गहरी होनी चाहिए और हमारे प्रयास बड़े होने चाहिए। और सच कहूं तो ये सिर्फ उनके शब्द नहीं थे, बल्कि ये उनके जीने का तरीका था। 1932 में गुजरात के चोरवाड़ गांव के एक बहुत ही साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ था। 7 लोगों का परिवार और रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा 2 कमरों का घर। लेकिन कहते हैं ना, गरीबी आपके सपनों की ऊंचाई तय नहीं कर सकती। बचपन से ही उनमें कुछ बहुत बड़ा करने की एक अलग ही भूख थी। तो आइए कहानी के पहले अध्याय की तरफ चलते हैं, उनकी विनम्र शुरुआत और संघर्ष, यानी अदन तक का उनका सफर। बात 1948 की है। उनकी उम्र थी महज 16 साल और वे घर से करीब 2400 किलोमीटर दूर यमन के अदन शहर पहुंच गए। वहां उन्हें एबेस एंड कंपनी में एक क्लर्क और पेट्रोल अटेंडेंट की नौकरी मिल गई। अब जाहिर है, चिलचिलाती धूप में घंटों खड़े रहकर गाड़ियों में पेट्रोल भरना कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन उनके इंटरव्यूअर ने उनके बारे में एक कमाल की बात नोटिस की थी। उन्होंने कहा था कि धीरूभाई के कदम बहुत भारी थे। मतलब वे ऐसे चलते थे जैसे उन्हें कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी हो और समय बहुत कम हो। वे रुकने वालों में से नहीं थे। अब उनका दिमाग कितना तेज चलता था, इसका एक जबरदस्त किस्सा सुनिए। 1950s के दशक की शुरुआत में उन्होंने मार्केट में एक अजीब सी बात पकड़ी। अदन की जो करेंसी थी, यमनी रियाल, उसमें चांदी हुआ करती थी और उस चांदी की असल कीमत उस सिक्के की एक्सचेंज वैल्यू से ज्यादा थी। तो उन्होंने क्या किया, 10 पाउंड के सिक्के खरीदे, उन्हें पिघलाया और उससे निकली चांदी को सीधे लंदन के मार्केट में 12 पाउंड में बेच दिया। मतलब सीधा सीधा 2 पाउंड का मुनाफा। जब तक अधिकारियों को इस बात की भनक लगती, तब तक धीरूभाई लाखों रुपए कमा चुके थे। अब आते हैं कहानी के अगले अहम मोड़ पर, रिलायंस का जन्म। कैसे एक मसाला व्यापारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बन गया। अदन में करीब 10 साल बिताने के बाद 1958 में धीरूभाई बॉम्बे लौट आए। यहां उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर सिर्फ 350 स्क्वायर फीट के एक छोटे से कमरे से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। काम था मसालों और कपड़ों का निर्यात करना, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। चंपकलाल थोड़ा सेफ खेलना चाहते थे, जबकि धीरूभाई खुलकर रिस्क लेने में यकीन रखते थे। 1965 में धीरूभाई ने अनुमान लगाया कि सिंथेटिक धागों के दाम बढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने खूब सारा स्टॉक जमा कर लिया। चंपकलाल इस बात से घबरा गए और इसी मतभेद के चलते उनकी पार्टनरशिप टूट गई। धीरूभाई ने 6 लाख रुपए देकर उनका हिस्सा खरीद लिया और अंदाजा लगाइए क्या हुआ। धागों की कीमत सच में बढ़ी और धीरूभाई ने भारी मुनाफा कमाया। लेकिन बात सिर्फ मुनाफे की नहीं थी, बात यह थी कि उन्होंने पूरे बाजार को कंट्रोल कैसे किया। देखिए, उस वक्त भारत में सिंथेटिक धागे की बहुत डिमांड थी, लेकिन इसके इंपोर्ट पर सरकार की कड़ी पाबंदियां थीं। सरकार का एक सिस्टम था, रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस या आरईपी, जिसके तहत निर्यातक थोड़ा बहुत धागा इंपोर्ट कर सकते थे। धीरूभाई ने मौके पर चौका मारा। उन्होंने बाकी निर्यातकों से उनके बिना इस्तेमाल हुए लाइसेंस अच्छी कीमतों पर खरीद लिए और देखते ही देखते उन्होंने पूरे इंपोर्ट मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो सिर्फ धागा सप्लाई करके संतुष्ट होने वालों में से नहीं थे। उन्होंने गुजरात के नरौड़ा में अपनी खुद की बड़ी सी फैक्ट्री लगा डाली और लॉन्च किया अपना ब्रांड विमल। आपने शायद वो पुरानी टैगलाइन सुनी होगी, ओनली विमल। उन्होंने उस जमाने में विज्ञापनों और फैशन शो पर हर साल 1 करोड़ रुपए खर्च किए। और तो और पश्चिमी देशों की तर्ज पर पूरे भारत में 400 दुकानों वाला एक फ्रेंचाइजी मॉडल खड़ा कर दिया। ये सच में भारतीय रिटेल सेक्टर में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। चलिए अब बढ़ते हैं अध्याय 3 की तरफ, भारतीय शेयर बाजारों में क्रांति और कैसे उन्होंने आम मध्यम वर्ग को अपना भागीदार बनाया।
बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन इसे और बड़ा करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। उस समय होता यह था कि शेयर बाजार में सिर्फ बड़े और अमीर लोग ही पैसा लगाते थे। लेकिन धीरूभाई ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने भारत की आम जनता को रिलायंस का हिस्सेदार बनाने का फैसला किया। 1977 में जब रिलायंस का ऐतिहासिक आईपीओ आया, तो लोगों ने इस कदर भरोसा दिखाया कि वो 7 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। 10 रुपए का शेयर जल्द ही 50 रुपए तक पहुंच गया। आम लोगों की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। वो रातों रात छोटे निवेशकों के लिए किसी मसीहा जैसे बन गए थे। अब जो हुआ वो एकदम किसी बॉलीवुड थ्रिलर जैसा है। 1982 में कोलकाता के एक बियर कार्टेल ने, यानी उन लोगों ने जो मार्केट गिराकर पैसा कमाते हैं, रिलायंस के शेयर्स पर हमला बोल दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर शेयर बेचने शुरू किए ताकि पैनिक फैले और कीमत 131 रुपए से गिरकर 121 रुपए तक आ गई। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। मिडिल ईस्ट के कुछ रहस्यमयी खरीदार बाजार में उतरे और बेचे जा रहे सारे के सारे शेयर खरीद लिए। शेयर की कीमत गिरने के बजाय उल्टी 201 रुपए पर पहुंच गई। वो बियर कार्टेल पूरी तरह तबाह हो गया और कहा जाता है कि उन रहस्यमयी खरीदारों के पीछे का दिमाग कोई और नहीं, खुद धीरूभाई ही थे। अब हम आते हैं अध्याय 4 पर, व्यापार युद्ध और झटके। किस तरह उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों और भारत के कड़े लाइसेंस राज का सामना किया। 70 और 80 का वो दशक भारत में लाइसेंस राज का दौर था। बिना सरकारी बाबुओं और नेताओं के कोई पत्ता भी नहीं हिलता था। धीरूभाई इस सिस्टम से खेलना बखूबी जानते थे और कई बार उनके तरीके काफी विवादास्पद भी होते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया के साथ उनकी भयंकर दुश्मनी। जब वाडिया अपना नया प्लांट लगा रहे थे, तो अचानक सरकार ने उनका लाइसेंस रोक दिया और कस्टम्स वालों ने हफ्तों तक उनकी मशीनें अटका दीं। इसके जवाब में डर्टी डजन नाम के पत्रकारों के समूह ने रिलायंस के खिलाफ खबरें छापनी शुरू कर दी। इंडियन एक्सप्रेस ने कई बड़े खुलासे किए, जिसके बाद रिलायंस को 27 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला और सीबीआई जांच भी बैठ गई। ये कोई आम दुश्मनी नहीं, एक बहुत ही कड़वा कॉरपोरेट युद्ध था। जाहिर है इन सब तनावों का धीरूभाई की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा। 1986 में उन्हें एक भयंकर स्ट्रोक आया। वो हफ्तों तक अमेरिका के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। कई लोगों ने तो मान लिया था कि धीरूभाई का युग खत्म, लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनके शरीर का दाहिना हिस्सा पैरालिसिस का शिकार हो चुका था। फिर भी उनका दिमाग पहले की ही तरह रेजर शार्प था। उन्होंने आराम नहीं किया, बल्कि वो तुरंत काम पर लौट आए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सपना तो अभी अधूरा ही था। और वो सपना क्या था? यही है हमारा अध्याय 5, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का सपना, यानी पूरी की पूरी सप्लाई चेन को अपने कंट्रोल में लेना। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है जो चीज आप बना रहे हैं उसके कच्चे माल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ खुद बनाना। रिलायंस विमल टेक्सटाइल्स बनाती थी। कपड़ा बनाने के लिए धागा चाहिए, तो उन्होंने पाताल गंगा में धागे का प्लांट लगा लिया। धागे के लिए पेट्रोकेमिकल्स चाहिए, तो उसके भी प्लांट लगा लिए। और आखिर में पेट्रोकेमिकल्स आते हैं कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से। तो उनका अल्टीमेट विजन था एक विशाल तेल रिफाइनरी खड़ी करना, ताकि कच्चे तेल की बूंद से लेके शर्ट के कपड़े तक सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रिलायंस का हो। लेकिन इस आखिरी मंजिल तक पहुंचने से पहले 1989 में एक भयानक आपदा ने दस्तक दी। भारी बारिश की वजह से उनका पाताल गंगा प्लांट पूरी तरह से बाढ़ में डूब गया। करोड़ों की मशीनरी पानी के नीचे थी। कोई और कंपनी होती तो शायद वहीं खत्म हो जाती। लेकिन इस मुश्किल वक्त में उनके बेटे मुकेश अंबानी ने कमान संभाली। उन्होंने युद्ध स्तर पर काम किया। प्लांट की हर एक मशीन को खोला गया, साफ किया गया, और आप यकीन मानेंगे, सिर्फ 1 महीने के भीतर उन्होंने पूरा का पूरा प्लांट फिर से चालू कर दिया। ये रिलायंस की कभी हार ना मानने वाली स्पिरिट का बहुत बड़ा सबूत था। और इन सब मुश्किलों से गुजरने के बाद 1993 में धीरूभाई ने अपने जीवन के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का ऐलान किया। $6 बिलियन। ये भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर की तेल रिफाइनरी का बजट था, जिसे जामनगर में बनाया जाना था। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था जिसके बारे में उस वक्त भारत में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसी रिफाइनरी जिसे हर साल 27 मिलियन टन कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए डिजाइन किया गया था। और बिल्कुल अपनी फितरत के मुताबिक उन्होंने इसे भी कर दिखाया। सिर्फ 3 साल के रिकॉर्ड समय में ये विशाल रिफाइनरी बनकर तैयार हो गई। 2001 आते आते ये रिफाइनरी अपनी 107% क्षमता पर काम कर रही थी। अकेले भारत का 25% कच्चा तेल सिर्फ यही प्रोसेस हो रहा था। और एक दिलचस्प बात बताऊं, उस बंजर इलाके को हरा भरा करने के लिए वहां 1 लाख से ज्यादा आम के पेड़ लगाए गए थे। और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ धीरूभाई का वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का सपना आखिरकार पूरा हुआ।
2002 में दुनिया को अलविदा कहने से ठीक पहले उन्होंने अपने शेयरधारकों से कह दिया था कि उनका ग्लोबल एनर्जी कंपनी बनाने का सपना अब साकार हो चुका है। तो इस पूरे असाधारण सफर को देखने के बाद हमारे सामने सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है। अदन में पेट्रोल भरने वाले क्लर्क से लेकर इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ा करने तक की ये कहानी, क्या ये उनकी उस कमाल के विजन और रिस्क लेने की क्षमता की कहानी है, या फिर इसमें उन आक्रामक और विवादास्पद तरीकों का भी उतना ही बड़ा हाथ है जिन्होंने रास्ते की रुकावटों को हटाने के लिए इस्तेमाल किए? आधुनिक भारतीय पूंजीवाद को एक नई दिशा देने वाले इस दिग्गज को भविष्य में किस रूप में याद रखा जाएगा? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस चर्चा से आपको कुछ नया और दिलचस्प जानने को मिला होगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।